बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नरीम शेड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा सोच के अस्सलाम वालेकुम किया। क्या आप समझते थे कि मैं कहूँगा ब्रादर अस्सलाम वालेकुम? कोई बेइज्जती नहीं थी वैसे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी, एक सिलसिला जो कि चला जा रहा है वो पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, बल्कि इंटरनेशनली डिस्कस हो रहा है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह शामिल हो उस ऑपरेशन के अंदर जो कि सऊदी अरेबिया करना चाह रहा है, बल्कि कर रहा है यमन के अंदर। पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ हमारी हुकूमत की बल्कि हमारी फ़ौज की भी। अब हमने देखा कि कुछ देर पहले आपने जियो न्यूज़ पे ही एक इंटरव्यू देखा जो सऊदी चीफ एडवाइज़र हैं फॉर रिलीजियस अफेयर्स, उनका सलीम साफ़ी साहब ने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसमें जो बात की गई वो अब हमारे सामने है, न्यूज़ का हिस्सा है। उसको आपने हमारे न्यूज़ बुलेटिन में भी देखा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज की इत्तला ये है कि सऊदी जो मिनिस्टर हैं फॉर रिलीजियस अफेयर वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और ज़राए के मुताबिक वो कोई अहम पैगाम मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए लेकर आए हैं। वो पैगाम क्या हो सकता है उसको भी ज़रा थोड़ा सा डीकोड करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी की, यानी कि वो पार्लियामेंटेरियंस जो टैक्स देते हैं वो कितना देते हैं, इस दफ़ा कितना दिया, यानी 2014 में, और उसको हम कंपैरिजन भी करेंगे कि 2013 में तकरीबन उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या टैक्स दिए थे। इस हवाले से भी बात होगी। कुछ दिन पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पॉलिटिक्स में आने के हवाले से भी कुछ बात की थी। मैं चाहता हूँ ज़रा उसके ऊपर भी बात की जाए। और इसके साथ साथ एक और जो रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से देखने में आया वो था चौधरी निसार अली खान साहब का, जो कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ का बयान जो कि यूएई के जो मिनिस्टर हैं फॉर जूनियर मिनिस्टर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, उनके बयान के रद्द अमल में दिया। उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। नरीम साहब, हाँ जी, क्या हाल है आपका? हाल है, आप सुनाएं। या हबीबी, या हबीबी ब्रदर, हाथ वाली रखना। ओके नरीम साहब, अब आपने देखा सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू कंडक्ट किया, सऊदी चीफ एडवाइज़र हैं फॉर रिलीजियस अफेयर्स, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे और बात की सलीम साफ़ी साहब ने बड़ी डिटेल में। अब वहाँ उन्होंने जो पॉइंट सामने आया, उन्होंने कहा जी ये जो आपकी करारदाद में आपकी पार्लियामेंट ने और आपकी हुकूमत की तरफ से जो बात अब आ रही है, जो कि मैं नहीं समझता अभी तक सऊदीया को ऑफिशियली हमने बताया है, लेकिन जो पार्लियामेंट ने सेंस दी है वो ये कि उन्होंने कहा जी जो सालिसी का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो मजाक के मुतरादिफ है। जी, उन्होंने फिर एक्सप्लेन भी किया क्यों। उन्होंने कहा जी कि एक जायज़ हुकूमत है, एक उसको नाजायज़ तरीके से आके ग्रुप बागियों का हटा देता है। नाजायज हुकूमत है हादी साहब की जिसको ओवरथ्रो किया गया और हुतीज़ ने, तो इसका मतलब है जायज़ हुकूमत को जो ओवरथ्रो करेगा किसी मुल्क के अंदर वो नाजायज़ होगा। तो आप इनमें सालिसी कैसे करवाएंगे? तो आप जालिम और मजलूम में सालिसी कैसे हो सकती है? तो ये उन्होंने न्यूट्रलिटी की क्या बात कर रहे हैं? आप न्यूट्रलिटी की क्या बात कर रहे हैं? ये तो मजाक के मुतरादिफ है। ठीक। और नजम साहब, इसके साथ साथ अब आज हमने देखा कि जब ये 2 दिन सिग्नलिंग हुई, एक दिन आर्मी वहाँ के आर्मी के स्पोक्स पर्सन का, फिर यूएई के मिनिस्टर साहब का बयान आया, फिर अब आज ये चीफ एडवाइज़र हैं रिलीजियस अफेयर्स के, इन्होंने कहा है, फिर आज मिनिस्टर भी पाकिस्तान तशरीफ ला गए। तो ये किस जगह पर आपको लगता है कि क्या इसका कोई, वो कहा जाता है कोई टिपिंग पॉइंट आ रहा है? टिपिंग पॉइंट अगले 72 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। अच्छा, वो तो उन्होंने वहाँ बयान दिए, फिर उसके बाद वो खुद आ गए। बेसिकली वो आपके पास आ गए, आपके इंतजार नहीं कर रहे कि आप कुछ किसी को भेजेंगे उनको बताने के लिए कि पार्लियामेंट ने क्या किया। उन्होंने आपको सीधा ये कह दिया कि आपकी पार्लियामेंट जाके गुड़ियाँ उड़ा सकती है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। ये न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, ये फजूल बात है, हम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। झंडी उड़ाएगी, बिल्कुल, दे टोल्ड योर पार्लियामेंट टू। अब बात ये, एंड दे सेड ये यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रलिटी, नो न्यूट्रलिटी, वी वांट दिस इंक्लूडिंग वी वांट योर सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट अस। और सऊदी किंगडम को थ्रेट है। अब ये बड़ी क्लियर कट वाज़े है, 1 2 3 4 दफ़ा उनको कह चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं वो शायद अभी यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हुई, मैं आपको बता दूं 2-3 किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तो आज उनके मिनिस्टर ने एक नई बात कही है, वो कहते हैं कि ईरान की तरफ से कम 3 बहरी जहाज असला लेके आए हैं और उन्होंने हुतीज़ को दिया है। वो अच्छा। ईरानियन इन्वॉल्वमेंट का उन्होंने 3 बहरी जहाज़ों का बात की है, का जिक्र किया, तो एविडेंस प्रोवाइड किया है ऑफ ईरानियन इन्वॉल्वमेंट इन यमन। ओके। इसके अलावा आज जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है मगर मैंने इंटरनेट पे ये देखी हैं कि ये कहा जा रहा है कि 2 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अफसर फ्रंट लाइंस में
गिरफ्तार हो गए हैं और एक उनमें से कर्नल है और एक उनमें से एक लेफ्टिनेंट है या कैप्टन है, और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उनको भेजा है और वो हूथीज की ट्रेनर्स और उनकी ट्रेनिंग के लिए और स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए वो वहाँ आए हुए हैं। सऊदी अरेबिया का काफ़ी अरसे से ये मौक़िफ़ है कि ईरान की मदाखलत हो रही है असलहे की तरह, और दूसरी अब जो ये कह रहे हैं कि इनके एक्चुअल बूट्स ऑन ग्राउंड है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के, तो ये बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं। और इसके साथ साथ मुझे पता नहीं कि ये सच है या झूठ है, ये जो खबर है, मगर ये आज की खबर है, लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और भी खबर आई है जो कि बिल्कुल उसको इस वक्त अहमियत नहीं दी जा रही, मगर मैं समझता हूँ बहुत अहम है वो। कुछ खबरें वहाँ से ये भी आ रही हैं कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर 3 सऊदी सोल्जर्स मारे गए हैं। फ्रंट लाइन्स के ऊपर। अब मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि अगर फ्रंट लाइन्स के ऊपर को बॉर्डर क्रॉसिंग, को बॉर्डर इंसिडेंट्स हो जाते हैं या ईरान की मदाखलत का सबूत मिल जाता है, तो फिर सऊदी अरेबिया का केस मजबूत हो जाता है। और आपको याद है मैंने कहा था कि जैसे कोरियन वॉर के अंदर 1951 में अमेरिका ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी, हालात क्रिएट कर दिए थे जैसे, जबकि ताकि दे कुड क्रॉस द लाइन एंड वेज वॉर। अब मुझे ये शक है कि यहाँ भी उसी किस्म की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जहाँ की ये एहसास दिलाया जाए कि बॉर्डर के ऊपर हॉट हो गया, ईरानियंस आ गए वहाँ, असला भी आ गया, लोग भी आ गए वहाँ, और वो अब हमारे बॉर्डर्स पे अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब है द किंगडम इज अंडर थ्रेट। इस वक्त जो बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, वो हो रहा है यमन के अंदर क्या हो रहा है। और हमने जो स्टेटमेंट दिया है मुनीब, वो बड़ा वाज़ेह है। हमने ये कहा कि यमन के अंदर जो हो रहा है वो उसमें हम न्यूट्रल पोजीशन अडॉप्ट करेंगे। सऊदीज कहते हैं वो भी हमें मंजूर नहीं है, न्यूट्रल हो ही नहीं सकते आप, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कह रहे हैं, आपने ये भी कह दिया कि अगर सऊदी अरेबिया की किंगडम को किसी किस्म की मदाखलत सऊदी अरेबिया में होती है या अग्रेशन होती है, तो हम टू द लास्ट पाकिस्तानी वी विल डिफेंड देम इंक्लूडिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर ये एविडेंस क्रिएट हो जाती है एक कि द हुथीज आर अटैकिंग अक्रॉस द बॉर्डर या सऊदीज आर डाइंग ऑन द बॉर्डर, तो ये तो सऊदी अपनी बम्बार्डमेंट से तो नहीं, सो द आर्ग्यूमेंट कैन बी कि नाउ द किंगडम इज अंडर अटैक। सो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगले 72 घंटे के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ को और आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को कुछ फैसले करने पड़ेंगे, और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उनका फैसला ये होगा कि वी आर सेंडिंग ट्रूप्स फॉर द डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। मतलब लेकिन अब वो आप ये भी बात कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की, शायद आज भी आप उस पोजीशन को री इंडोर्स करें कि ये फिर जो कुछ होगा ये कोई इतना बाहर नहीं आएगा, क्लोज डोर्स में होगा। नहीं, देखिए ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट को वो कॉल नहीं करेंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी, कौन बोलेगा बाहर, मुझे ये बता दें। रिलीजियस पार्टीज ने अपना मौकफ चेंज कर दिया। मैं इधर आ रहा था मैं कह रहा हूँ ना, पहले दिन सारी रिलीजियस पार्टीज खातीन ग्रुप्स जिनको आपने नाम भी किया, नाम बताए थे आपको, जिसमें हाफिज सईद साहब का ग्रुप है और 1-2 और इस किस्म के ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा था कि जो सऊदी अरेबिया मांगे हमें देना चाहिए। बाकी सब ने कहा था कि हमें अपने ट्रूप्स वहां नहीं भेजने। ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा था भेजना चाहिए, ताहिर अशरफी साहब ने शायद कहा हो, मगर जो मेन रिलीजियस ग्रुप्स और पार्टीज, जमात इस्लामी, ये सब ने एक ही बात कही थी कि पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबका मौकफ चेंज हो गया। कम से कम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इजहार ही कर दिया उसका। अब तो यार सारे ये लाइन लग गई ना अब, कि अब वो नहीं बर्दाश्त कर सके प्रेशर। अब उन्होंने कह दिया कि जी जो सऊदी भाई मांगते हैं हमें देना पड़ेगा, साथ साथ आपको खुश करने के लिए, आप जैसे लिबरल्स को खुश करने के लिए, आप जैसे लोगों को खुश करने के लिए। आप ऐसे किया करें। नहीं, मैं ऐसे क्यों करूं, आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों को जो चंद हैं इस मुल्क में, उनको खुश करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए, सऊदी अरेबिया की डिफेंस करनी चाहिए मगर अग्रेशन नहीं करनी चाहिए। आप बेसिकली सब कुछ बेच दिया आपने, आप देने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त प्रॉब्लम ये आई हुई है कि किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि आपने ये पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया। वहाँ इमरान खान ने एक स्पैनर इन द वर्क्स फेंक दिया, वो पहिया चल रहा था, पहिए के अंदर उन्होंने एक बड़ी आला पॉलिटिक्स। इमरान खान साहब ने अब ये पॉलिटिक्स खेल दिया कि आपको न्यूट्रल लफ्ज डाल दिए बीच में। आज सऊदी अरेबिया के जो सफीर हैं उन्होंने धज्जियां उड़ा दी इस न्यूट्रलिटी की। वो कहते हैं न्यूट्रलिटी किया, वो कहते हैं बड़ी ये तो मजाक के आपने वो। अच्छा, अब मियाँ साहब क्या करेंगे? अब सीधी सी बात है, ये जिन्हें ना कौड़ा कुट पंजाबी कहते हैं, जहर ले लेनी चाहिए। बिकॉज अगर ये मामला तय नहीं होता तो फिर वो पंजाबी का मुहावरा है कि गंडे भी तो लितर भी दोनों।
यानी कि प्याज भी खाएंगे और लितर भी लितर भी खाएंगे। पड़ेंगे। मतलब है कि इवेंचुअली आपने देने ही देने हैं ट्रूप्स। आप बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पे ट्रूप्स भेज दें और वो वहां कोई सेटलमेंट कर लें कि जॉइंट कमांड और ये स्टेज पे यहीं रहेंगे, ताकि उनको भी फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि दे आर नॉट अंडर थ्रेट। और आपको भी ये हो जाए कि वी हेल्प्ड आवर ब्रदर्स। अगर आपने यहाँ डिले की तो वो आपको नहीं माफ करेंगे। दे आर अ ट्राइबल पीपल। वो तो द वे दे हैव ट्रीटेड अस, वो तो आपको बिल्कुल समझते हैं ना कि यू नो हु आर यू। आपके लिए ये किया, आज हमें आपकी जरूरत है, आप हम इधर उधर हो रहे हैं, ये क्या बात है? खुद को वो सेवियर्स ऑफ इस्लाम भी है ना, वो और बाय द वे गल्फ के दूसरे भी ममालिक हैं, वहां से भी बयान बड़े सख्त आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी ये फैसला करें, जो फैसला इन्होंने 72 घंटे में करना है वो कल कर लें तो बेहतर है, और फिर जाके पाकिस्तान की आवाम को समझा दें। और मैं आपको ये बताऊं कि इस स्टेज के ऊपर इवन इमरान खान एक आध स्टेटमेंट देके चुप हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इसके पास चारा नहीं है और दे हैव नो ऑप्शन। नहीं, फिर ये आउट ऑफ कंपल्शन करेंगे नजम साहब, ये फिर फॉरेन पॉलिसी का फेलियर या स्टेट्समैनशिप का फेलियर होगा, या बस ये बड़ी सरसी को हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी? यार इनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा डिपेंडेंट रही है। ओके। और वो फॉरेन पॉलिसी की डिपेंडेंसी अब आपको नजर आ रही है। ये जब भी मतलब अमेरिका का तो आंख दिखा सकते हैं 65 ईयर्स के बाद, ठीक है, बिकॉज अमेरिका ने देना ही बंद कर दिया था, ठीक है। अब ये नहीं दिखा सकते यहाँ, ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इनको। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा जिन्होंने कहते हैं ना, कौड़ा कुट करो और जाओ और जाके भेज दो अपनी 10,000 ट्रूप्स भेज दो, 5,000 ट्रूप्स भेज दो, कुछ तो भेजो और फौरन करो, ताकि वो जाके और योर ट्रूप्स डोंट हैव टू फाइट। एंड नाउ इज द टाइम टू टेक अ डिसाइसिव मूव, मेक अ डिसाइसिव मूव। सिर्फ ये कि आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी ऑन द सेम पेज। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर सैंक्शन कर देते हैं, इमरान खान कुछ नहीं कहेगा। ओके, बहुत छोटी सी बात करके पीछे हट जाए। अच्छा, एक बात, अब ये आज मैंने देखा, कल हमारा फॉरेन ऑफिस कतरा रहा था जी, ऑफिशियल बयान नहीं है ये। आज इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब ने इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया, जो कि यूएई की जूनियर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कल बयान आया। चौधरी निसार अली खान साहब फरमाते हैं कि उनका कहना यह है कि ये सितम ज़रीफ़ी ही नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया भी है, ये आयरॉनिक है, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमीरात का एक वजीर पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है जो सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमीरात के अवाम के लिए भी बरादराना जज्बात रखती है। बड़ा अच्छा बयान है। अब यही बयान आप जरा रिपीट कराइएगा ना जब ये ट्रूप्स जाएंगे वहाँ। हाँ, वो कहते हैं जी तो फिर ये सारी जो बात चौधरी साहब ने कही है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ बात ये है, वो सही कह रहे हैं चौधरी साहब, बात तो सही कह रहे हैं, बात तो पार्लियामेंट ने भी सही कही है, मगर तोड़े गिटिया पानी है, तोड़े खड़े नहीं हो सकते तुसी, बिकॉज हमारी हिस्ट्री डिपेंडेंसी की है। एब्सोल्युटली। ओके, और यहाँ तो डिपेंडेंसी ऑफ द रियासत, डिपेंडेंसी ऑफ द रूलिंग पार्टी, डिपेंडेंसी ऑफ द रूलिंग ऑपोजिशन, तो क्या रह गया पीछे? सो इन अ वे कि हम अपनी 65 साल की एक हिस्ट्री, चेकर्ड या नहीं, उसको हम रीराइट नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते। आपने अफगानिस्तान में तब्दीली की, वेरी गुड, फाइन। आपने अमेरिका को कहा पीछे हटो, तोड़े कैरी लूगर होएगा, मगर इतनी भी कोई बात नहीं है, वेरी गुड। मगर दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स, एंड दिस इज फार मोर सीरियस। यार दिस इज समथिंग एल्स। ये मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि आप अपने तल्लकात मिडिल ईस्ट से खत्म कर सकते हैं सियासी तौर पे, मगर आपकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है ऑन द मिडिल ईस्ट, मतलब एक वो क्लियर, मैंने कल भी बात कही थी यार, 30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, वो वहां से रोजगारी में कमा के 15 अरब डॉलर भेजते हैं आपको। 4 अरब तो सिर्फ सऊदी अरेबिया से आता है, 3 अरब यूएई से आता है, बाकी बहरीन वगैरह डाल के 10-12 अरब डॉलर तो यहां से आते हैं, बाकी 4-5 आते हैं बाकी सारी दुनिया से। उसके साथ आपकी सारी इकोनॉमी यहाँ चल रही है। आपकी इकोनॉमी जो है वो 200 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, उसमें से 20 अरब डॉलर थी, 10% आपकी सारी जो है वो बाहर से आती है। और मैंने आपसे अर्ज किया 30 लाख लोग काम करते हैं, 30 लाख का मतलब है 3 करोड़ लोग, क्योंकि 10 हर बंदे के घर 10 मुंह है वो खिलाने के लिए। तो ये इट्स नॉट इजी। ऊपर से आपके पर्सनल तल्लकात, प्राइम मिनिस्टर इंडेटेडनेस है। अरे भाई, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब को मुशर्रफ ने, और पहले जिया ने और फिर मुशर्रफ ने जिला वतन किया, तो कहाँ गए वो? आके यूएई में उन्होंने घर लिए ना, वहां आके वो रहे, दुबई में रहे वो। जब मियाँ साहब जिला वतन हुए तो कहाँ गए? सऊदी अरेबिया गए ना। तो यहाँ, और आपको फौज
आपको निकालती है, आप सियासतदान, आपको कौन पनाह देता है? गल्फ किंगडम्स। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आपकी देखिए जान तक बचाते हैं ना, जान तक बचा देते हैं। तो यहाँ तो एक पर्सनल इंडेटेडनेस है, ऊपर से रियासत की इंडेटेडनेस है। तो इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। मैं ये कह रहा हूँ, रियलिस्टिक असेसमेंट जल्दी से जल्दी करें। अगर नहीं देना तो डट जाओ, तो फिर कभी ना देना कुछ भी। और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप बर्दाश्त करें, और यहाँ लोगों को कहें जी हम बिल्कुल हम बेगैरत नहीं है, हमने असूलन फैसला किया है, और उसके साथ ये हमारा नुकसान हो रहा है, चलो फिर घास खाने शुरू, सारे घास खाते हैं। दूसरा ये है कि आप कहें कि नहीं जी नहीं, ये वजह हम भेज रहे हैं, ये हम दिस इज द लीस्ट वी कैन डू, हम भेज रहे हैं, ये आप जरूर कहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। ठीक है यार, वो तो अभी यही आपको कह रहे हैं, भेजो तो सही ना, देखी जाएगी कौन लड़ेगा। वहां एक इंटरनल इशू चल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। टाइम है ना 2 मिनट? देखिए, किंग सलमान ये अपने एक थर्ड वाइफ के बेटे मोहम्मद को प्रमोट कर रहे हैं, जिसको उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया। कोई कहता है उनकी उम्र 30 से 35 है, कोई कहता है उनकी उम्र 26 साल। वो थर्ड इन लाइन है। 2 और हाफ ब्रदर्स के बेटे, वो प्रिंस बुकरन और एक और साहब है, वो पहले आ गए इन लाइन टू सक्सेशन। एक 79 ईयर्स का, एक 55 ईयर्स का, ये 35 भी नहीं है, 30 है। अब ये चाहते हैं कि इसकी शोहरत बढ़े, और ये शोहरत बढ़े, और शोहरत कैसे बढ़ सकती है? अगर ये जंग जो है, जो कि इन्होंने ऐलान किया, ये अगर ये जीत जाते हैं, या दुनिया को दिखाते हैं, या सऊदी अरेबिया को दिखाते हैं कि हम डटे रहे, प्रिंस मोहम्मद ने ये किया, ये किया, ये किया, उसकी एक शोहरत बढ़ती है। वो जो इंटरनल लाइन ऑफ सक्सेशन, उसके अंदर ही कैन जंप द क्यू। एक तो ये है वहां इंटरनल सिचुएशन। दूसरी इंटरनल सिचुएशन है वहां अल्ट्रा कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ सऊदी अरेबिया, विच इज अ रिलीजियस लॉबी, और रिफॉर्मर। अब ये किंग जो है, ये रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, सोसाइटी को ओपन अप करना चाह रहे हैं, अंदर रेजिस्टेंस है, वो भी अंदर टेंशन है। तो ये सारी चीज एक इट्स एन इंटरनल डायलैक्टिक, जो कि अब एक्सप्रेस हो रही है इन द एक्सटर्नल अफेयर्स इन सऊदी अरेबिया। अब आपको वो भी समझने की कोशिश चाहिए कि वहां अंदर क्या हो रहा है, वो क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, चले इसके ऊपर हमने, क्योंकि ये एक इशू चल रहा है, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि डेवलपिंग स्टोरी है, इसके हवाले से क्योंकि रोज डेवलपमेंट्स होती है, हैंस हम इसको रोज प्रोग्राम अपने में करते रहे हैं। अभी ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात हो जाए पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी की, उसमें बड़े दिलचस्प बातें सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। अब जरा बात हो जाए पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी की। ये जरा आप पार्लियामेंट के पीछे क्यों पड़े हुए आज? नहीं, एक ही तो जमहूरी इदारा है हमारा। पहले आपने वहां उनकी बेइज्जती करवा दी है सऊदी अरेबिया से और यूएई से, अब आप आज उसकी टैक्स डायरेक्टरी की बातें शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात, आपके इरादे ठीक नहीं है मुझे फारूक। मैं क्या, मेरे गैर जमहूरी इरादे हैं? हाँ, कुछ लगता है ऐसे ही। और बड़े आप मजे ले रहे हैं। ये मजे कौन ले रहे हैं नजम साहब? मैंने तो उस बात पे भी यही कहा कि क्या वो प्रैग्मेटिक था, अच्छा था या नहीं था, वो आपने अलग बात है बता दिया कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अब जरा थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा ये बता दूं कि जब हम ये टैक्स डायरेक्टरी आज डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों को जिनको इसके बारे में थोड़ा सा नहीं इल्म, ये वो टैक्स है जो जमा कराया गया सन 2014 के अंदर, और इससे पिछले साल जो टैक्स डायरेक्टरी आई थी उसमें वो टैक्स था जो कि 2013 के अंदर जमा करवाया गया ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। तो नजम साहब, सबसे पहले बात हो जाए जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। क्यों उनसे शुरू करना है? नाम ही सबसे पहले उनका है। अच्छा चलें, ठीक है। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पर्सनल इनकम टैक्स, ओके, फिर वो बड़ी लंबी, नहीं वो अपनी बिजनेस की बात नहीं हो रही, ये पर्सनल बात है। हम सिर्फ ये क्लैरिटी है कि पर्सनल जाती इनकम टैक्स जो है उन्होंने 2013 में 26,86,401 रुपए जमा करवाया था। और लगभग 2014 में भी 26 लाख के करीब उन्होंने जमा कराया, यानी कि उनकी आमदनी पर्सनल इनकम टैक्स एक ही है। ठीक। इमरान खान साहब ने 2013 के अंदर 1,94,956 रुपए पर्सनल इनकम टैक्स, मतलब 2 लाख के करीब। 2 लाख। इस साल भी उन्होंने 2 लाख के करीब किया, 2,08,000 समथिंग। हाँ, 2,18,000। चलो 18,000। इसहाक डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, 2013 में इसहाक डार साहब ने 8,24,891 रुपए टैक्स दिया, और इस साल 22 लाख के करीब दिया। ओके, तो काफी एनहांसमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने, चीफ मिनिस्टर फॉर पंजाब, शहबाज शरीफ साहब ने 2013 में 36,44,003 रुपए टैक्स दिया, और 2014 में कितना दिया? 51 51 लाख।
2014 में शहबाज शरीफ साहब ने 51 लाख दिया। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 44 लाख दिया 2013 में, और इस साल 48 दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2013 में तो 13,000 रुपए दिए थे। 2013 में कितने दिए? 13,000 रुपए। 13,000 दिए। मौलाना ने इस साल कहाँ गए? मौलाना इस साल भी कुछ कम ही है वैसे, वो कुछ यहाँ है मेरे पास लिस्ट में, आपके पास नहीं है? नहीं, 25-30 हजार ही होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने दिए हैं 15,700 रुपए के करीब। उस 13,000 था तो 2700 2,000 रुपया ज्यादा दिया है। 2700। वाह वाह, कमाल हो गया। अच्छा अच्छा। और एतजाज एहसन साहब, हाँ, वो मेरे पास फिगर्स नहीं है। चौधरी साहब तो बड़े अमीर वकील हैं। चौधरी साहब ने इस साल को 1 करोड़ तकरीबन को 1 करोड़ 40 लाख के करीब उन्होंने टैक्स दिया, और 2013 में उन्होंने 87 लाख रुपया दिया था। तो मतलब चौधरी साहब की लॉ प्रैक्टिस बढ़ रही है। मतलब, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ऑनरेबल मैन, बड़ा अच्छा टैक्स उन्होंने अदा किया है। कुछ लोग तो कहते हैं इतना तो एक ही फीस मिल जाती है उनको। ये मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग कहते हैं। आपने नहीं कहा ये? नहीं, मैंने नहीं, मैं उन कुछ लोगों में शामिल नहीं हूँ। अच्छा नईम साहब, खुर्शीद शाह साहब ने 2013 में कोई 62,000 रुपए टैक्स दिया था, और अब भी मेरे ख्याल में तकरीबन इतना ही है खुर्शीद शाह साहब का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली। कोई लाख रुपया दिया उन्होंने सर। अच्छा चले, 40,000 रुपए बढ़ गया। कायम अली शाह साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर सिंध। आप ये तंज कर रहे हैं हर वक्त, ऑनरेबल कर रहे हैं, जो ये तंजिया कह रहे हैं ना। नहीं, आपने मेरे मुंह पे तंज नजर आता है आपको। आप जिस किस्म के शरारती स्माइल आपकी है, उससे पता चल रहा है कि आप तंज कर रहे हैं। नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। अच्छा, आप बड़ी दयानतदारी के साथ मैं कहता हूँ कि वो, आप बड़ा इज्जत करते हैं इनकी। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा आइए आगे। उन्होंने 33,000 रुपया दिया था 2013 में, कायम अली शाह साहब ने। कायम अली शाह साहब, यहाँ है कोई कायम अली शाह साहब? वो शायद भी हो गए, वो है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नहीं हो, मेरा ख्याल है वो। अच्छा, ये 2014 में और किन लोगों ने अहम दिया नईम साहब? यार आप छोड़े, मैं आपको मोटी मोटी बात सुनाता हूँ। अच्छा, इस साल नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो टोटल टैक्स दिया है दोनों ने मिलके, वो जितना टैक्स मैंने इस साल दिया उससे कम है। अकेले जो मैंने दिया है, फैमिली की बात नहीं कर रहा, अकेले, उससे कम है। आगे आइए, ये जो 15 मिनिस्टर्स के नाम आ गए हैं, इसाक डार साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, परवेज रशीद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, पूरी एयरलाइन के मालिक हैं, चौधरी निसार अली खान, सायरा अफजल तारड़, फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, फिर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल, फिर ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, फिर उसके बाद बरजीज ताहिर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, हाँ वो वहाँ के हैं, फिर रियाज पीरजादा, फिर अनुशा रहमान, ये सब मिला के ऑल ऑफ देम, इन सबको ऐड कर लें, आई हैव पेड मोर टैक्स देन ऑल दीज मिनिस्टर्स पुट टुगेदर। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ऑन इलेक्शंस, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अगर यही टैक्स देते हैं तो इनकम कहाँ से आती है? ये सवाल पूछने वाला है ना, इनको कोई पूछे नहीं। अब जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैं बात को कहता हूँ, परवेज रशीद साहब ने, परवेज रशीद साहब को तो नॉमिनेट किया गया ना सेनेट में। वो तो सेनेट में, वो तो जो पार्टी जिसका नाम लेगी वो तो शरीफ आदमी है बेचारे, वो अपनी गाड़ी खुद ही चलाते हैं, अपनी गाड़ी खुद ही चलाते हैं, अभी भी किराए घर में रहते हैं। तो मतलब है कि उनकी बात ना करें आप मैं तो बड़े मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ। मतलब बड़े जो असूला हालात में लोग रहते हैं। जिसने भी नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा है ना, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए टू विन दैट सीट और लूज इट। और अगर वो कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपया टैक्स दिया या 2 लाख रुपया टैक्स दिया, तो ये तो समझ से बाहर है ये बात कि वो पैसे कहां से आए। चले, अभी ऐसे भी एमएनएज हैं जिन्होंने 2.5 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, और वो ज्यादा का ताल्लुक फाटा से और अब खान साहब जो है 2 लाख रुपए, वो एक जर्नलिस्ट है उसने ट्वीट किया कि खान साहब से ज्यादा तो मैं टैक्स देता हूँ। मिडिल क्लास जर्नलिस्ट बेचारे ने कहा कि यार देखो, अब खान साहब से कोई पूछे तो वो कहेंगे मेरे पास तो इनकम ही कोई नहीं है, मुझे तो सारी डोनेशन से काम चलता है। नहीं, डोनेशन उनको तो नहीं आती होगी ना, डोनेशन तो, हाँ मगर यही तो मसला है ना कि डोनेशन पीटीआई को आती है ना। हाँ वो तो, लेकिन क्या पता पीटीआई क्या, मुझे नहीं पता, प्रोविजन होकर ही चेयरमैन को हम ये देंगे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। बहरहाल ये हमारे टैक्स डायरेक्टरी, लेकिन नरीम साहब इसको हम इसकी मौकरी नहीं, लेकिन असल बात क्या है कि क्या जब आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अभी तक जिस कल्चर का हमने यहाँ पर बात हो रही थी, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, लेकिन क्या हम उस चीज को खत्म कर सके हैं कि सिर्फ जो सैलरीड बंदा है
वही टैक्स की इसको टैक्स हिट कर रहा है और बाकी लोग नहीं दे उसकी वजह यह है कि सैलरीड बंदा छुपा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। हाँ। वो जो भी सैलरी है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती है, वो पूरा ट्रेल नजर आती है वहाँ कि क्या आया क्या, और वो काट के वो जितना पैसे आपके काटने होते हैं वो दे देते हैं। अगर आप वो पूरा ना दें तो उसके बाद पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, वो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। यहाँ का जो माहौल है मुनीब वो यही है कि सैलरीड आदमी जो जितनी मर्जी सैलरी हो, ठीक है, वो नहीं किसी सिचुएशन से बच सकता। मगर किसी और की, आप डॉक्टर हों, आप लॉयर हों, आप वकील हों, आप यू कैन बी इंजीनियर, यू कैन बी आर्किटेक्ट, यू कैन बी एनीथिंग, नो चेक ऑन यू। अब वो यू आर लिविंग बियॉन्ड योर इनकम, नोबडी टू आस्क यू। पूछेगा कौन? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की ऑडिट नहीं होगी और उनकी वेल्थ और उनकी इनकम की ज्वाइनिंग नहीं आप करेंगे, उस वक्त तक आप टैक्स ले ही नहीं सकते किसी से। अब मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे, और मेरी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा इलेक्शन से पहले, कि ये टैक्स का निज़ाम जो है ये एक ही तरीके से सीधा होगा, आप टैक्स का रेट लोअर कर दें। अभी मैक्सिमम टैक्स रेट 35% है, जो सबसे बड़ा स्लैब है। सबसे बड़ा स्लैब है। तो कहने लगे 35%, अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है वो 35 तो कोई नहीं देगा, कहेगा लो सारी हुकूमत लेगी। और मिलता क्या है इन रिटर्न? स्वीडन में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 50% रेट है टैक्स, 50%। सारे खुशी से देते हैं 50%। क्यों? हॉस्पिटल्स भी फ्री हैं, एजुकेशन भी फ्री है, सड़कें भी फ्री हैं, सब कुछ ठीक है, हीटिंग भी फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। वो कहते हैं वेरी गुड, और डेवलपमेंट होती है। तो पीपल पे टैक्स बिकॉज द मनी स्पेंट ऑन देम। यहाँ लोग टैक्स इसलिए नहीं देते, एक तो खैर वैसे ही हवस है, ग्रीड। दूसरा ये है कि वो समझते हैं हमारे ऊपर तो ये खर्च ही नहीं होगा, ये तो किसी बैंक अकाउंट में चला जाएगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, व्हाई शुड वी पे? तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मियाँ साहब ने एक बात, बड़ी इनकलाबी आइडिया फेंका था कि टैक्स रेट जो है उसको 10% कर देना चाहिए। मुनीब मुझे ये बताएं, अब एक बंदा है वो 2 अरब रुपया कमा इधर से उधर से ले रहा है, अगर उसे पता हो कि 2 अरब रुपया वाइट हो जाना, मैं सिर्फ 20 लाख रुपया दे दूं, ये 2 करोड़ दे दूं 10%, तो वो दे देगा वो, और फिर वो खुले तरीके के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं होने देगी। जिस दिन ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 10% हो, उस दिन स्मगलिंग बंद हो जाएगी, और जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे पैसे जो है वो टैक्स जमा कराएंगे। और जिस दिन टैक्स रेट 10% पे आ गया तो उस दिन आपकी टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगी, सारे आ जाएंगे टैक्स नेट के अंदर। और ये लोग जो अपोज करते हैं व्हाइटनर स्कीम्स, बात ये क्यों फेल हो जाती हैं व्हाइटनर स्कीम्स? इसलिए फेल हो जाती हैं कि आप उसके बाद जो फॉलो अप करना होता है आप नहीं करते। जो लोग इनकम वाइट करते हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है ना। अगर एक बंदा है, उसने, आपने कहा जी 2% दें या 8% दे दें या 10% दे दें, और एक जमाने में ये था 2% दे दें। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से पैसा दुबई जाता है, दुबई से घूम के वापस आ जाता है, और वो चीज सफेद हो जाता है, काला पैसा जाता है वापस आ जाता है, 1.5% 2% खर्चा होता है। वही अगर आप गवर्नमेंट कहेगी जी हम दे देते हैं आपको, आप पैसा ले आए या वापस ले आए, या बाहर ना लेके जाए वापस ना लेके आए, और टैक्स देते हैं उसके ऊपर। एक दफा आपने टैक्स ले लिया ना तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि मुनीब फारूक ने पिछले साल 2 अरब रुपया वाइट करवाया था। ठीक, अगले साल आप बचेंगे नहीं। हाँ, अगले साल वो कहेंगे जी पिछले साल तो तुसी 2 अरब रुपया कराया सी, कम से कम आपकी 2 करोड़ की इनकम होगी, तो 2 अरब आपने 10 साल की छुपाए हुए थे, अब 2 करोड़ की बात करें, नहीं तो हम आपका अगला पिछला सारा कुछ खोल लेते हैं। 2 अरब में सिफर कितने होते हैं यार? 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं ना। मुझे नहीं पता, आपने मेरे मत्थे में 2 अरब होता है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, यू विल बी हाईली पेड एंकर, बिल्कुल, पता नहीं कितने आप कमा रहे हैं। इससे पहले कि हम बेहोश हो जाएं, मैं बेहोश हो जाऊं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा बात हो जाए आसिफ जरदारी साहब की। कुछ दिन पहले उन्होंने फरमाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से कि वो कब सियासत में आएंगे, इस हवाले से उन्होंने अपना जरा इजहार ख्याल किया था, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ देगा। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो रही थी कुछ देर पहले टैक्स डायरेक्टरी की, पार्लियामेंटेरियंस की, और पार्लियामेंट की ही एक बहुत अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा इस वक्त अपोजिशन में है। उसी पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि साबिक सदर हैं, उन्होंने अपने ही चेयरपर्सन के हवाले से क्या कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, जो कि उनके साहबजादे हैं। ये ज़रा क्लिप देखते हैं और उस पर ज़रा बात करते हैं।
बिलावल फिलहाल लंदन में थे, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी जवानी और उनकी सोच दोनों को मैच्योरिटी करवानी है। दोनों की मैच्योरिटी हो जाए फिर उसको मैदान में उतारा जाए। अच्छा नजम साहब, ये आपने क्लिप देखा, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया कि जी जवानी और सोच की मैच्योरिटी करवा रहे हैं, उनकी जवानी और सोच में मैच्योरिटी आ जाए। अब मेरे नज़दीक से सवाल ये है कि मुझे याद है कि ग़ालिबन वो 2012 की वो मोहतरमा की बरसी थी, मैं वहाँ था, बड़ी खुदाबश किया हुआ था उनकी बरसी में, तो मैंने वहाँ देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उसके बाद हमें तासुर ये मिला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पॉलिटिक्स में आ गए और उसके बाद फिर मुतअद्दिद दफ़ा उनकी बड़ी जारहाना किस्म की एग्रेसिव तकारीर हमने देखी। ये अब आसिफ जरदारी साहब का ये कहना कि हम जवानी और सोच की मैच्योरिटी करवा रहे हैं, ये कुछ सिंक नहीं कर रही बात। इसमें दो तीन इस बात के पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि क्या जो जरदारी साहब ने बात कही वो दुरुस्त है, सच है या नहीं है। देखिए, बिलावल की उम्र है 25-26 साल, मेरे हाल में इतनी होगी। इस उम्र में वो सियासी मैच्योरिटी तो नहीं आती जो कि 35 साल की उम्र में आती है, तो उस सिचुएशन में वो नौजवान है और वो ठीक कह रहे हैं। और जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ कि वो अभी पॉलिटिकली इमैच्योर है, ये एक फैक्चुअल हकीकी बयान है। अच्छा, ये इसके ऊपर वैल्यू जजमेंट ना ली जाएगी, यार उसको आपने इमैच्योर कह दिया। फैक्चुअली मैच्योरिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। यू आर, आई एम मोर मैच्योर देन यू, ऑफ कोर्स, आई होप सो। ऑल्दो कभी कभी आप मुझे घूरते हैं। अच्छा चले, इंशाल्लाह आप ठीक। अच्छा, तो मतलब है कि ये दिस इज अ फैक्ट, इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है कि मैंने थले लाता, ये नहीं, नॉर्मल बात है। अब वो कहते हैं ना कि जैसे आप वो मैच्योर होते जाते हैं फिर इवेंचुअली इतने मैच्योर हो जाते हैं कि बुजुर्ग बन जाते हैं। तो वो सिचुएशन जरदारी साहब की होने जा रही है। जैसे आप बुजुर्ग हैं। नहीं, जैसे चले और चले ठीक है, आपने आप जैसे बड़े इमैच्योर हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वो तो फैक्ट है। ओके, अब आइए आप आगे कि क्या ये कहने की क्या जरूरत थी। उसकी वजह यह है कि इस माहौल में एक को चेयरमैन को, एक चेयरमैन को यह कहना मुनासिब नहीं है। वो चेयरमैन है ना पार्टी के, आपने खुद ही तो बनाया उनको चेयरमैन। या तो आप कहें मैं रीजेंट हूं, वो क्राउन प्रिंस है, या वो बनने वाले बादशाह हैं, अभी वो बच्चे हैं, अभी मैं ही चला रहा हूं। हकीकत तो ऐसी ही है, मगर मेरा ख्याल है कि बिलावल इस हकीकत को तस्लीम करने से अभी उन्होंने इनकार कर दिया। उनका ये मौक़िफ़ है कि या तो अब पार्टी का जो हाशर हुआ है और वो सबको पता क्यों हुआ है, या तो आप चाहते हैं कि मैं आऊं, तो फिर मेरी बात भी सुने ना, मुझे पता है कि पार्टी के अंदर क्या। जरदारी साहब को अब रियलाइज हुआ है ना कि आपने गवर्न नहीं ठीक किया, मतलब लग रहा है ना। हाँ। अब वो चाहते हैं कि एक नई रोशनी आए, नई सोच आए, नया जज्बा आए। वो जरदारी साहब वो नहीं दे सकते, ना नई सोच दे सकते हैं, ना नया जज्बा क्रिएट कर सकते हैं, ना नया रुख पार्टी को दे सकते हैं। अगर वो कर सकते तो उन्होंने कर लेना था। अब ये नहीं हमें पता कि बिलावल कर सकता है या नहीं कर सकता, मगर मौका तो देना चाहिए उनको। तो ये जो जुदाई हुई है, कुछ अर्सा पहले मैंने ये कहा था, ये वो छोटे मोटे वालिदैन के बच्चों और वालिद के दरमियान ये मसले चलते रहते हैं, कोई रुस के चला जाता है फिर वो वापस आ जाते हैं। तो उस वक़्त शायद ये ख्याल था कि ये इतनी बड़ी ये मसला नहीं है, मगर मसला है। अब पता चल गया हमें कि मसला है। बिलावल ने पोजीशन ले ली कि नहीं, आप जो कर रहे हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर कर रहा है, ये जो आप कर रहे हैं, या आपने जिस तरीके से पार्टी रन की जा रही है, या आपकी हमशीरा जिस तरीके से पार्टी रन कर रही है, एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। और ये बातें बंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, ये तबाही की तरफ रुख। हमने पहले भी नुकसान हो गया और भी होगा। जरदारी साहब जो है वो अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, अपनी सर्वाइवल की तरफ देख रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ की तरफ नहीं देख रहे। वो उन्हें सिर्फ ऐसे एक सीज मेंटेलिटी है उनकी। वो कहते हैं हम फारग हो गए सारे पाकिस्तान, सिर्फ सिंध से ना फारग हो जाए। बिलावल का ये है कि पाकिस्तान से फारग हो गए, पाकिस्तान को कैप्चर करना है दोबारा। एक जो है वो ऐसे करके देख रहे हैं, दूसरा ऐसे करके देख रहा है। there's a difference, टोटल डिफरेंस ना इन अप्रोच। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जरदारी साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था। इससे बिलावल इस बयान को पसंद नहीं करेगा, खा वो कहे कुछ या ना कहे। मगर ये समान फिर ये इशू खड़ा हो जाएगा कि बिलावल ने वापस आना ही आना है। वो आना भी चाहता है, और ये ना भी चाहें कि वो जल्दी आए, वो आएगा। ये चिड़िया की खबर। अच्छा, बिलावल आएगा,
इनका अगर ख्याल है कि उनको अभी बाहर रखना है और थोड़ा अरसा बाहर रहे, नहीं, वो आप देखिएगा कितनी जल्दी वापस आ जाएंगे। और जब वो आएंगे तो फिर वो चुप करके नहीं बैठेंगे, फिर वालिद को और बेटे को बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर वो वापस आ जाते हैं और आगे यहाँ बैठ जाते हैं घर में, तो फिर क्या होगा, और वालिद के साथ मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो फिर तो दुश्मन जो है वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बात बना देंगे। एक थ्योरी ये भी थी ना नईम साहब कि वो अदारी साहब ने खुद भी इजहार किया, उनके करीब जो लोग हैं जब उनसे बात की उन्होंने कहा बाप और बेटे के दरमियान कौन सा इख्तलाफ हो सकता है, ये शायद डिलिबरेटली किया जाता है पार्टी में, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं उनको मैसेज देने के लिए। ये कोई ऐसी मुखालफत बाप बेटे में कैसे हो सकती है? जरदारी साहब ने खुद कहा था कि यार बाप बेटे में क्या हो सकता है जब बेटा कमाल कर रहे हैं। हमारी सारी हिस्ट्री यही है कि बाप बेटे की लड़ाइयां तो लीजिए, छोड़े ना, ये तो जरदारी साहब हर फैमिली में होता है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि क्या लड़ाई है, अकेला बेटा है, कहने के साथ तो बात नहीं होती ना। बात यह है कि बेटा एक तरफ ले जाना चाहता है, जरदारी साहब दूसरी तरफ, ये तो अब एस्टैब्लिश्ड है। okay. अब बात यह है कि कौन किसको मनाएगा, या कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि स्टेज पे ऐसे, स्टेज पे ऐसे, स्टेज पे ऐसे। एक वक्त था कि बिलावल के ऊपर ये थी कि वो बाहर नहीं निकल सकता था, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी नहीं बना सकता था, उन्हें उसको जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को फॉलो करना था। अब अगर टेररिज्म के ऊपर हम लोग काबू कर लेते हैं टेररिज्म को, तो फिर बिलावल के लिए बाहर निकलना आसान हो जाएगा पहले से बनिस्बत, ये नहीं कि सेफ हो जाएगा। सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज इज द टारगेट, ऑल द भुट्टोज आर टारगेट्स, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन रहेगी। मगर उसके बावजूद देखिए इमरान खान की क्या कामयाबी है, नौजवान तबके को गैल्वनाइज कर लिया, उसको विप अप कर दिया, इलेक्ट्रीफाई कर दिया नौजवान तबके को, एक नई जनरेशन को। ये वही जनरेशन है जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने और मोहतरमा ने गैल्वनाइज किया था एक जमाने में। अब वो उस वक्त वो 20s में थे, अब वो 40s 50s में हो गए। उन्होंने कहा यार बहुत कुछ देख लिया, वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो यू नीड बिलावल टू पुट एन इंजेक्शन इनटू द पीपल्स पार्टी एंड रिवाइव द पार्टी। बिलावल के बगैर पीपल्स पार्टी में एक बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जो पीपल्स पार्टी को रिवाइव कर सकती है। मगर इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं, ये गारंटी नहीं है 100% हाँ, कि ये होगा, कि ये कर सकेगा या नहीं, मगर अगर कोई कर सकता है तो बिलावल कर सकता है। और जरदारी साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिलावल और पीपल्स पार्टी की, बिलावल अगर उसकी रहनुमाई हो, उससे गेन ही होगा, लॉस नहीं होगा। ज्यादा जरदारी साहब के लिए क्या लॉस है? MQM। मतलब वो तो अब वो भी उन्हें रीअसेस करना चाहिए, कर रहे हैं। शायद उन्हें अब दूसरी किस्म की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि सिंध गवर्नमेंट की सर्वाइवल, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द पार्टी, नॉट द गवर्नमेंट। ओके, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम देखा आपने आज, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।